Assalamu alaikum students. We are talking about the determination of equilibrium interest rate, demand for money and supply for money. Behind the demand for money, there are three motives. First one is transaction demand for money. Second one is precautionary demand for money. And third one is speculative demand for money. Speculative or investment demand for money. First one is transaction demand for money, which depends upon the level of income. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बेसिकली है क्या? मतलब हम डेली ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी को डिमांड करते हैं, ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहलाती है। मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए अपने पैसे अपने पास जेब में रखते हैं, या डेली बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए हम अपने पास पैसे डिमांड करते हैं। तो दीज आर नेम्ड एज अ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। सेकंड डिमांड फॉर मनी इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी का मतलब है नागहानी हालात के लिए। कुछ एमरजेंसी ज़रूरियात के लिए, कोई डिजीज़ है उसको मीट करने के लिए, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई अचानक कोई मसला आ जाता है, उसको मीट करने के लिए कुछ पैसे हम अपने पास महफूज रखते हैं, उसको प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहते हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। ऑब्वियसली अगर इनकम कम है तो फिर ज़ाहिर है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए ही लोगों के पास पैसे होंगे, महफूज रखने के लिए नहीं होंगे। सो transaction demand for money and precautionary demand for money both depends upon the level of income and positively related with the income. Third demand for money is speculative or investment demand for money. Speculative or investment demand for money, प्रोफेसर केन्स के मुताबिक जो स्पेकुलेटिव या इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी है, ये इनकम और इंटरेस्ट रेट दोनों पे डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली इस सेंस में कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। और ऑब्वियसली जो सेविंग है उससे इन्वेस्टमेंट आती है। अगर आपकी इनकम कम है तो फिर आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? फिर तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी में गुजर जाएगा ना, ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने में। तो अगर ज़्यादा है इनकम तो ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी में इजाफा होगा। इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी भी कम है। जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट अगर हमने याद करें तो हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट। सेम वे में वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है, तो लोग कम बोरो करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी विल डिक्लाइन। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट कम है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो स्पेकुलेटिव और इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी जो है वो इनकम पे पॉजिटिवली एंड इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। ये ओवरऑल डिमांड फॉर मनी आपके सामने आ गया। टोटल डिमांड फॉर मनी, तीनों का जो सम है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, इन तीनों का जो सम है वो टोटल डिमांड फॉर मनी है। ये डिपेंड करता है इनकम और इंटरेस्ट रेट पे। और ऑब्वियसली ओवरऑल डिमांड फॉर मनी इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली इस सेंस में इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। जबकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। सो if we draw the curve for demand for money, as you can see on your screen, on the y-axis there is a interest rate which is independent variable, and on the x-axis there is a
demand for money variable which is dependent variable, and this is negatively sloped demand for money curve. आप देख सकते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट है तो डिमांड फॉर मनी जो है वो कम है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है डिमांड फॉर मनी में इजाफा हो रहा है. सो it shows a negative relationship between the interest rate and money demanded by the economy. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. सेकंड इज सप्लाई फॉर मनी. सही सर, रिपीट कर लीजिए. आपने कहा डिमांड जो सी सर फॉर मनी जो सी वो इनकम पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है ना सर, और जी इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली. जी. ओवरऑल डिमांड फॉर मनी जो है वो इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है. इनकम पे पॉजिटिव इस तरीके से कि इनकम में अगर इजाफा होता है तो डिमांड फॉर मनी में इजाफा होता है. तीनों मोटिव पढ़े हैं हमने, प्रिकॉशनरी भी, स्पेकुलेटिव भी, और प्री ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. तीनों में ही इजाफा होता है. अगर इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. जबकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी बढ़ जाएगी, तो फिर जो है वो टोटल डिमांड फॉर मनी कम होगी. और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी भी कम है, तो टोटल डिमांड फॉर मनी भी जो है वो फिर बढ़ जाएगी. नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ. सप्लाई फॉर मनी. सप्लाई फॉर मनी में अगर आप देखें कि वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है और एक्स एक्सिस पे जो है वो मनी सप्लाई है. मनी सप्लाई इज एक्सोजनसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक. मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जो है वो डिटरमिन करता है, एंड इट इज़ नो मोर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट. ये इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं होती. ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मनी सप्लाई फिक्स है, कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को चेंज कर सकता है, वो इसे एक्सोजनसली डिटरमिन करता है. वो जो सप्लाई फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती. सप्लाई फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती. अगर इंक्रीज करता है राइट साइड पे कर्व आ जाएगा, डिक्रीज करता है लेफ्ट साइड पे चल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं होगा. सप्लाई फॉर मनी इज एक्सोजनसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज वर्टिकल स्लोप. means money supply curve is no more related with the rate of interest. और ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होगा? जिस तरीके से देखें किसी कमोडिटी की प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होती है, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है. इसी तरह लेबर की प्राइस है वो कैसे, लेबर की प्राइस वेजेस है वो कैसे डिटरमिन होती है, वो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई से डिटरमिन होती है. इसी तरह मनी की जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट है. मनी की प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट है, और वो कैसे डिटरमिन होगी? मनी डिमांड और मनी सप्लाई से. वो कैसे डिटरमिन होगी? मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से. तो जहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में इक्वल हो तो वहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम होगा. ये आपके सामने इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है. ये सप्लाई फॉर मनी कर्व है विच इज वर्टिकल स्लोप, एंड दिस इज डिमांड फॉर मनी विच इज नेगेटिवली स्लोप. और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा. दिस वन इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. सो here you can see that how equilibrium interest rate is determined. The source of today's lecture is from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 33, interest rate and monetary policy. यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. नेक्स्ट टॉपिक that we are going to discuss. सर आपने कहा ये इंटरेस्ट रेट जो सा है ये सर नेगेटिवली होता है, यानी कि इम्पैक्ट करता है. तो जब ये इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे सर जो सा इसमें यहाँ पे भी सर इम्पैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट का. Just wait a minute. जी बेटा पूछे. इक्विलिब्रियम में देखें इंटरेस्ट रेट जो है वो सप्लाई फॉर मनी के साथ जो है वो उसका अफेक्ट नहीं हो रहा,
लेकिन डिमांड फॉर मनी पे उसका इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिवली स्लोप है, वो वर्टिकल स्लोप है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ गया। क्लियर ओके हो गया सर। पॉइंट? अब मनी डिमांड मनी सप्लाई वो तो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी डिमांड को अफेक्ट करता है, मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता। अब जो लास्ट पे डायग्राम बनी है मैं वो दोबारा एक मिनट शेयर करता हूँ आपके साथ। ये अपनी स्क्रीन पर देखें। जी सर, हो रही है। ये जो लास्ट पे डायग्राम बनी है देखिए, इसमें अगर इसमें देखें मनी डिमांड में इजाफा होता है, मनी डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। मनी डिमांड में कमी आती है, मनी डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी। अब देखें मनी डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कैसे इफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली, और इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड को कैसे इफेक्ट कर रहा था, नेगेटिवली। ये फ़र्क होता है, आपके बोलने में भी, आप एमसीक्यू सोल्व करने में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ए बी को जैसे इफेक्ट करता है, जरूरी नहीं है कि बी और ए को भी वैसे ही इफेक्ट करे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो मनी डिमांड में कमी आती है, नेगेटिव रिलेशन है। अब इस फंक्शन में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और मनी डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब जब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, अब मैंने पॉजिटिव रिलेशन कर दिया। अब क्या बोला है, मनी डिमांड को पहले बोला है। अब इस रिलेशन में क्या है, मनी डिमांड इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मनी डिमांड बढ़ेगी उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी डिमांड बढ़ने से मनी डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह सप्लाई फॉर मनी अगर चेंज होती है, सप्लाई फॉर मनी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है कर्व, सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई बढ़ा देता है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम कर देता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब ये मनी सप्लाई कर्व है, ये इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन अब आप कहें कि सर ने कहा था कि ये तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो रिलेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये मैंने बोला था। जबकि सप्लाई फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट को जरूर अफेक्ट कर सकती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बिकॉज सप्लाई फॉर मनी इज एक्सोजनसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन मनी सप्लाई का जो है वो इंटरेस्ट रेट को जरूर अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा जी? जी सर, हो गया क्लियर। सर यानी कि इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करता मनी सप्लाई केस में जस्ट जी। मनी सप्लाई। जी सर, ओके हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज inflation, measurement of inflation and types of inflation. Inflation is one of the major economic problem that is faced by most of the developing countries and some of the developed countries as well. Inflation होता क्या है? Inflation होता है rise in the general price level is called inflation. Overall prices का बढ़ जाना, किसी एक commodity का नहीं, ओवरऑल प्राइसेस का बढ़ जाना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन व्हेन टू मच मनी चेजेस वेरी फ्यू गुड्स, व्हेन टू मच मनी चेजेस वेरी फ्यू गुड्स। इस सिचुएशन को जो है हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि आपको चंद अशिया खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे जो है वो रिक्वायर होते हैं, तो ओवरऑल प्राइसेस का बढ़ जाना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है।
Inflation is measured by the consumer price index. Inflation is measured by the consumer price index. CPI is the measurement of inflation. तो कैसे फाइंड आउट करता है? इसका फार्मूला करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स, PT माइनस 1 डिवाइडेड बाय PT माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से जो है वो प्राइसेस का ग्रोथ रेट निकल आएगा कि प्राइसेस में कितने परसेंट जो है वो इजाफा हुआ है, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स। किसी भी चीज़ का अगर ग्रोथ रेट निकालना हो तो इसी फार्मूला से निकलता है, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। Next is types of inflation. There are two types of inflation. First one is named as demand pull inflation. This one is aggregate demand side inflation, and second one is cost push inflation. This is aggregate supply side inflation. Demand pull inflation. Demand pull inflation is generated due to increase in aggregate demand. जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने की वजह से होता है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड का जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है जिससे प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाता है, रियल जीडीपी में भी इजाफा हो जाता है। हियर यू कैन सी द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ गया है, प्राइस लेवल बढ़ गया ये इन्फ्लेशन कहलाता है। प्राइस लेवल जो है वो बढ़ गया है, ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। दोबारा बोलता हूँ, demand pull inflation is generated due to increase in aggregate demand. Demand pull inflation is generated due to increase in aggregate demand. Excuse me, जरा एक मिनट वेट कीजिएगा। Demand pull inflation is generated due to increase in aggregate demand. ये एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने की वजह से होता है। जब एग्रीगेट सप्लाई तो सेम रहे लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, एग्रीगेट डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम ये है जिससे रियल जीडीपी में भी इजाफा हो गया, प्राइस लेवल में भी इजाफा हो गया। प्राइस लेवल में इजाफा हो गया, सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने से आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है, रियल जीडीपी में कमी आ जाती है। प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है, इक्विलिब्रियम ए से बी पॉइंट पे आ गया, प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है, रियल जीडीपी में कमी आ जाती है। दिस इज नेम्ड एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर ये जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड का डिक्रीज होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई बेटा, जी सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो एग्रीगेट जी सप्लाई सर। के जो डिटर्मिनेंट थे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट था। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेगा। जी सर। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई। Cost push inflation is generated due to increase in the aggregate supply. Due to increase in the cost of production. As a result of increase in the cost of production, aggregate supply decreases, and aggregate supply का will shift to the left side. Equilibrium A से B point पे आ जाएगा. Here you can see that there is an increase in the price level and decrease in real GDP. Price level बढ़ गया तो ये inflation कहलाएगा, cost push inflation कहलाएगा। और आप कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की निस्बत ये ज़्यादा खतरनाक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द रीज़न इज दैट कि उसमें प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा था लेकिन साथ रियल जीडीपी में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है और रियल जीडीपी में कमी आ रही है।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन टाइप्स, other types of inflation, and who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation। स्क्रीन पे शेयर हो रहा है बेटे नई स्लाइड में? नो सर। नहीं हो रही। अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आता है स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, increasing prices and reducing output is called stagflation। सेम वक्त में प्राइसेस का बढ़ जाना और रियल जीडीपी का कम हो जाना। जिस तरह अभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाले में सिचुएशन क्रिएट होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है, रियल जीडीपी कम हो जाती है। दिस सिचुएशन इज आल्सो नेम्ड एज अ स्टैगफ्लेशन। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये होगा कि इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग रियल जीडीपी इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और दूसरा ये है कि इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। प्राइसेस इन्फ्लेशन, प्राइसेस या इन्फ्लेशन एक ही बात है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ जाना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। प्राइसेस या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ जाना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं, या इससे पहले वाला जो मैंने बताया इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट, क्योंकि आउटपुट जब रिड्यूस होती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो दोनों तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, एंड सेकंड वन इज दैट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। क्लियर है डेफिनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन? यस सर। And another one is hyperinflation। Hyperinflation, when price level increases at 100%, 200% rate on daily basis, this situation is called hyperinflation। अगर आपका प्राइस लेवल जो है वो 100%, 200% डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, इसको हम स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। जैसे पिछले दिनों वेनेजुएला में देखने में आया था, सड़कों पे ऐसे नोट बिखरे पड़े थे, जो है वो प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो गया था। तो उस सिचुएशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं कि जब प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो, 100%, 200% ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज हु इज हर्ट बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ज़्यादा कौन हर्ट होता है? फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम रिसीवर, जिनकी सैलरी फिक्स हो, फिक्स्ड इनकम रिसीवर, सैलरीड पर्सन, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। क्यों? जब प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ता है तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उनकी इनकम तो वही रहती है, तो प्राइस लेवल बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उनकी रियल इनकम कम हो जाती है। नॉमिनल वही रहती है लेकिन रियल इनकम कम हो जाती है प्राइस लेवल बढ़ने से। तो सैलरी पर्सन या फिक्स इनकम रिसीवर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के नतीजा में। सेकेंड वन इज सेवर्स, जो सेविंग करता है वो भी इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। मतलब सेविंग करते हैं, 1,00,000 2 लाख आप सेव करते हैं, साल गुजरने के बाद जितना इन्फ्लेशन होता है उतनी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। आपने 2 लाख रुपए सेव किया, साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। मतलब अगर साल बाद 10% इन्फ्लेशन रहा है तो 10% समझ ले उसकी वैल्यू कम होगी है 2 लाख की। रियल नॉमिनल टर्म्स में 2 लाख ही रहेंगे, रियल टर्म्स में वो 1,90,000 बन जाएंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आपने सुना होगा पुराने लोग कहते हैं जी पैसे को ऐसे नहीं रखना है, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हम कोई इसकी रियल एस्टेट, कोई सोना या कोई प्रॉपर्टी परचेज करके रख लेते हैं ताकि वैल्यू इंक्रीज हो।
तो सेम वे में इन्फ्लेशन जो है वो सेवर्स को अफेक्ट करता है, जो सेविंग करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मनी सेव करते हैं तो जितना इन्फ्लेशन हुआ है 5% 10% जितना इन्फ्लेशन हुआ है एक साल में, उतनी ही वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी मनी की। थर्ड वन इज क्रेडिटर, लोन देने वाले, चाहे वो आप हैं चाहे वो बैंक है। चाहे आप अपने दोस्त को लोन देते हैं 1 लाख रुपया, बगैर इंटरेस्ट के अगर देते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में है। साल बाद आपको वापस करेगा तो जितना इन्फ्लेशन था उतनी वैल्यू उसकी डाउन हो चुकी होगी। 1 लाख रुपया आपने दिया है, वो नॉमिनल टर्म में 1 लाख ही वापस करेगा, लेकिन अगर उस साल इन्फ्लेशन 10% था तो वो रियल टर्म्स में 90,000 आपको वापस कर रहा है। तो क्रेडिटर इसी तरह, अगर बैंक है, बैंक लोन देता है आपको, वो आपसे आपको लोन दे रहा है, 10% आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, नहीं सॉरी 10 नहीं 20% आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बैंक ने आपको लोन दिया, 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, अगर 15% इन्फ्लेशन हो जाता है, अब उसका रियल प्रॉफिट क्या है? नॉमिनल प्रॉफिट तो 20% है, उसने 1,20,000 आपसे लेना है नॉमिनल टर्म्स में, लेकिन रियल टर्म्स में देखा जाए तो वो क्या, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना 20, इन्फ्लेशन हुआ 15%, तो रियल इंटरेस्ट रेट उससे कितना बचा है 5%। तो जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उतना ही उसका रियल इंटरेस्ट रेट कम होगा, रियल प्रॉफिट उसका बैंक को उतना ही कम होगा। तो जो लोन देने वाला है वो इन्फ्लेशन के नतीजा में जो है वो नुकसान में रहता है। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर ये इन्फ्लेशन जैसे होती है इसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ही सर होती है जी, या? गवर्नमेंट और स्टेट बैंक दो जी इदारे सर। हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं इकोनॉमिक जी सर। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, और फिस्कल पॉलिसी को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंशाल्लाह ये फर्दर जब इसको ओवरकम करने की बात है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये। हु इज अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन और लेस अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन? फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर, बिजनेसमैन जो होते हैं वो इतना अफेक्ट नहीं होते इन्फ्लेशन से। उनकी गुड्स एंड उन्होंने अपना मार्जिन सेट किया होता है कि हमने 10% मार्जिन जो है वो कम से कम 10% मार्जिन जो है वो हर कमोडिटी पे अवेल करना है। तो कोई कमोडिटी महंगी हो जाती हैं तो अपना प्रॉफिट भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो फिक्स्ड इनकम रिसीवर की निस्बत फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर जो है वो इन्फ्लेशन से कम अफेक्ट होते हैं। दूसरा है डेटर, कर्जा लेने वाले। कर्जा लेने वाला तो फायदा में रहता है ना, अगर आपने अपने दोस्त से कर्जा लिया है और इंटरेस्ट रेट के बगैर लिया है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, साल बाद वापस करना है। 10% अगर इंटरेस्ट इन्फ्लेशन है तो 10% वैल्यू डाउन हो चुकी होगी रियल टर्म्स में। तो डेटर जो है वो इन्फ्लेशन से फायदे में रहता है। अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है 20% पे, और उस साल इन्फ्लेशन होता है 18% 15%, तो आप रियल टर्म्स में 3% या 5% से जो है वो पे कर रहे हैं बैंक को। रियल टर्म्स में बैंक को 2-3% पे कर रहे हैं। तो डेटर जो है वो इन्फ्लेशन होने के नतीजा में फ़ायदा में रहता है, उसे रियल अमाउंट जो पे करना पड़ती है वो कम हो जाती है। जितना इन्फ्लेशन होगा उतना वो रियल टर्म्स में कम इंटरेस्ट पे कर रहा है। दिस इज द सोर्स ओके ऑफ सर टूडेज आप। लेक्चर फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनवे ब्रू एंड फ्लाइन, 18th edition, chapter 26, business cycle, unemployment and inflation, चैप्टर 29, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर क्लियर।